नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरपाल सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, लखनऊ। आज आपके साथ समाजशास्त्र की अनुसंधान पद्धतियों के अंतर्गत ब्लॉक 1 जो कि खंड 1 और उसकी यूनिट 7 जो कि एथनो मेथडोलॉजी यानी लोक विधि विज्ञान के बारे में है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और अध्ययन करेंगे। जैसा कि सबसे पहले जब हम कहते हैं लोक विधि विज्ञान, तो लोक विधि विज्ञान सामाजिक सत्य को समझने का एक तरीका था, एक मेथड था जो कि इजाद किया गया था समाजशास्त्र में। परंतु इसको इसका अर्थ समझने से पहले इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमको ये समझना कि पूर्व में मौजूद जितने भी पद्धतियाँ थीं, अनुसंधान पद्धतियाँ थीं, वो इससे भिन्न किस तरह से ही और उससे उस किन परिस्थितियों में इस लोकविध विज्ञान जिसको कहते हैं, निर्जाति प्रणाली भी कहते हैं, कई बार इसको निर्वंश प्रणाली पद्धति भी कहते हैं या विज्ञान कहते हैं, तो अनेक नामों से इसको जाना जाता है। तो ये कैसे उत्पन्न हुआ? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि समाजशास्त्र में जब हम अनुसंधान की बात करते हैं, तो 2 तरह के परिप्रेक्ष्य हमको मिलते हैं। एक बृहद परिप्रेक्ष्य आता है, जिसको कहते हैं मैक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं। दूसरा आता है माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो मैक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो होता है, यानी बृहद समाजशास्त्रीय जो परिप्रेक्ष्य होता है, वो समाज को एक सिस्टम के रूप में, एक संरचना के रूप में, एक पूर्व निर्धारित संरचना के रूप में, पूर्व निर्मित संरचना के रूप में देखता है। परंतु यह जो माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, जिसको हम सूक्ष्म समाजशास्त्रीय पद्धति कहते हैं, वह इसको समाज को केवल एक विषय एक 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 व्यवस्था के रूप में ना देखकर, एक संरचना के रूप में ना देख करके, उसको विभिन्न अंगों की एक संरचना के रूप में देखता है और उस संरचना को वो पूर्व निर्मित नहीं मानता है। मीन्स वो सोशली कंस्ट्रक्टेड, प्रीवियसली कंस्ट्रक्टेड नहीं मानता है, बल्कि वो मानता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से समाज की व्यवस्था का निर्माण होता है। उसी प्रकार सूक्ष्म समाजशास्त्रीय पद्धतियों में से एक पद्धति है जिसको हम आज चर्चा करेंगे, जो हमारी यूनिट 7 है, जिसका नाम है लोक विधि विज्ञान या निर्जात प्रणाली विज्ञान या नृवंश विज्ञान भी कहते हैं। और हिंदी में अलग-अलग तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, नॉमेनक्लेचर इसका है। तो नृवंश विज्ञान को सामान्य और रोजमर्रा के तरीकों, व्यावहारिक क्रिया और व्यावहारिक तर्क का अध्ययन माना जाता है। इसकी स्थापना 1950 और 1960 के दशक में अमेरिकी समाजशास्त्री टालकाट पार्सन्स के छात्र, जो स्टूडेंट रहे हैं, हेराल्ड गारफिंकल ने की थी। या 1967 में प्रकाशित हेराल्ड गारफिंकल की एक पुस्तक स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी से लोकप्रिय हुआ है। वहां से ये चर्चित हुआ है। स्पष्टीकरण के उद्देश्य से शब्द के अर्थ को इसके 3 घटकों में विभाजित किया जाता है। जैसा कि आप अगर आप एथनो मेथोडोलॉजी को शब्द के हिसाब से बांटें, अलग अलग उसको डिवाइड करें, तो आपको पता चलेगा कि एथनो एक वर्ड है, विधि यानी मेथड एक विधि है, और लॉजी या लॉगस जिसको कहते हैं, वो एक शब्द है। तो तीनों को अलग अलग अर्थ के रूप में अगर हम उसको अलग अलग करें, तो हमको क्या समझ में आता है? एथनो एक विशेष सामाजिक सांस्कृतिक समूह को संदर्भित करता है। एथनो, जैसे एथनो से ही बना है एथनिक, यानी विशिष्ट, निर्जाति सांस्कृतिक समूह को। दूसरा आता है विधि। विधि उन तरीकों और प्रथाओं को संदर्भित करती है जो यह विशेष समूह अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में अपनाता है। यानी रोज डे टू डे लाइफ में हम जो मेथड्स और तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। और लॉगस या लॉजी जिसको कहते हैं, लॉजी उसका अर्थ होता है एक विज्ञान। यानी इन जो विधियां हैं, जो एथनो विधियां हैं, एथनिक विधियां हैं, जो लोगों की जो आम लोगों की जो विधियां हैं, जो दिन प्रतिदिन के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उसका अध्ययन करने वाला एक शास्त्र, एक विज्ञान है, वो है एथनोमेथोडोलॉजी। यानी एक ऐसी विधि जो लोगों की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का अध्ययन, उनके द्वारा किए गए क्रियाओं के बाद जो एक प्रणाली का वो निर्माण करते हैं, और निरंतर वो बदलती रहती है और निरंतर उसका निर्माण करते रहते हैं। इसको हम कहते हैं एथनोमेथोडोलॉजी या लोक विधि विज्ञान। तो इस तरह से इसका शाब्दिक अर्थ हम लोगों को इस तरह से समझना चाहिए। इसके अलावा इसको डिफाइन करते हुए रॉल्स कहते हैं, एथनोमेथोडोलॉजी एक पूरी तरह से अनुभवजन्य उद्यम है, यानी एक एफर्ट है जो सामाजिक व्यवस्था और सुगमता समझदारी की खोज के लिए समर्पित सामूहिक उपलब्धियों के रूप में समर्पित है। यानी कि वो एक अनुभवजन्य है, एक अनुभवजन्य मीन्स एक ऑब्जर्वेबल एक एफर्ट है। ऐसा नहीं है कि वो हम ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, उसमें एक ऑब्जर्वेबल एफर्ट है।
जो सामाजिक व्यवस्था और सुगमता की समझदारी की खोज के लिए, यानी उसको समझने की खोज के लिए कि सामाजिक व्यवस्था कैसे बनी है, उसको उसका निर्माण कैसे होता है, उसको में परिवर्तन कैसे होता है, इसके लिए सामूहिक उपलब्धियों के रूप में समर्थित है। यानी उसमें कंट्रीब्यूशन कलेक्टिव होता है सोसाइटी का, उसको समझने के लिए हम इसका निर्माण किया गया है। एथनोमेट्रोलॉजिकल तर्क का मुख्य आधार यह है कि सामाजिक व्यवस्था स्थानीय लेवल पर जो सामाजिक व्यवस्था मौजूद है, कि ये व्यवस्था उन दृश्यों में देखे जा सकती है जिनमें वे निर्मित होते हैं। यानी कि किस तरह की व्यवस्था मौजूद है, ऑर्डर किस तरह का समाज में व्यवस्था है, किस तरह की, उसको अगर समझना है तो उन दृश्यों में देखा जा सकता है जिनमें वे निर्मित होती है, जहां जहां पर उनका निर्माण होता है। और यह कि इन व्यवस्था का उनकी सुगमता की संभावना वास्तविक अस्तित्व और विस्तृत अधिनियम पर आधारित होती है। यानी ये जो व्यवस्था का निर्माण होता है, जहां पर वो जिस कॉन्टेक्स्ट में निर्मित होती हैं, जिन समूहों में निर्मित होती हैं, वहाँ पर उस सुगमता, उसको समझने के लिए जो सुगमता अगर हमको चाहिए, तो हमको वहाँ के जो विस्तृत स्तर पर जो अधिनियम, जो कोड ऑफ कंडक्ट, जो वहाँ व्यवहार के तरीके हैं, और उनको हमको समझना पड़ेगा। नृवंश विज्ञान या लोकविधि विज्ञान इस बात का अध्ययन है कि सामाजिक संपर्क की प्रक्रियाओं के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था कैसे उत्पन्न होती है, सोशल इंटरेक्शन से कैसे हम सामाजिक व्यवस्था को इवॉल्व करते हैं, डेवलप करते हैं। यह आमतौर पर मुख्य धारा के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का विकल्प प्रदान करना चाहता है। जैसा कि अभी हमने आपको कहा, जो पहले से मौजूद मुख्य धारा यानी क्लासिकल सोशियोलॉजी के जो पर्सपेक्टिव थे, उसको एक विकल्प के रूप में, अल्टरनेटिव के रूप में ये एथनोमेथोडोलॉजी या इसको लोकविद विज्ञान एक विकल्प प्रदान करता है। इस प्रकार नृवंश विज्ञान भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया की सामाजिक तथ्यों के निर्माण की प्रक्रिया के भाग के रूप में कल्पना करता है। यानी जो लोकविद विज्ञान है, वो भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया की सामाजिक तथ्यों के निर्माण की प्रक्रिया, यानी किन प्रकार से सामाजिक तथ्यों का निर्माण भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया के मिलने से होता है, उस पर विचार करता है। कि भाषा किस प्रकार से जो बोली जाती है, जिससे हम वार्तालाप करते हैं, तो वो किस प्रकार से इंटरैक्शन को कंप्लीट करता है, साथ ही साथ जो सामाजिक सोशल फैक्ट्स का निर्माण करता है, इसका हमको अध्ययन करना जरूरी है। गारफिंकल का दृष्टिकोण मुख्य रूप से अमाइल दुर्खाइम, जो एक फ्रेंच समाजशास्त्री हैं, और मैक्स वेबर से प्रेरणा लेता है। इस दृष्टिकोण की उत्पत्ति सामाजिक क्रिया से संबंधित टालकट पार्सन्स के विचार के साथ गारफिंकल के जुड़ाव में निहित है। यानी गारफिंकल 3 लोगों से अपना इंसाइट लेते हैं, इस विचार को ग्रहण करते हैं और प्रेरणा लेते हैं कि कैसे, क्यों उनको एक एक अल्टरनेटिव, एक विकल्प के रूप में एक ऐसी निर्जातीय पद्धति प्रणाली की ज़रूरत है समाज को समझने के लिए। तो इस जुड़ाव ने गारफिंकल को अल्फ्रेड सूज, जो कि एक फिलोसोफर था जिसके बारे में आप जानते हो, सबसे पहले माना जाता है कि अल्फ्रेड सूज ने ही जो है फेनोमेनोलॉजी की स्थापना की थी फिलोसफी में। उदाहरण के लिए सूज ने 1962 के में अपने एक लेख में ऐसा माना जाता है कि उस लेख को पढ़ने के बाद जो गारफिंकल थे, हेराल्ड गारफिंकल, उनको प्रेरणा मिली और पार्सन्स के काम की चर्चा की गई उसमें, जो सामाजिक व्यवस्था की समस्या के लिए सूज के घटनात्मक अध्ययनों के पाठों को लागू करने की कोशिश की थी। तो वहां से अल्फ्रेड सूज से वो थोड़ा सा मोटिवेट होकर के और डिपार्चर करते हैं, या इसको पलायन कह सकते हैं, जो उनके गुरु थे टालकट पार्सन्स के काम, जो उनकी क्रिया का सिद्धांत था, उससे थोड़ा सा डिपार्ट करते हैं यहाँ पर, और एक नई धारणा निर्माण करने की ओर अग्रसर होते हैं। जो सूज ने समाज के सदस्य के रूप में भाग लेने के लिए उन तरीकों पर आधारित व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक जीवन का अनुभव करते हैं, समाजशास्त्रीय विश्लेषण की आवश्यकता पर बल दिया था कि स्वयं व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए, और कैसे वो पार्टिसिपेट करते हैं और किस प्रकार से सामाजिक जीवन को अनुभव करते हैं, फील करते हैं, निर्माण भी करते हैं और स्वयं भी क्या फील करते हैं, इस पर विचार करने पर जोर दिया था। समाजशास्त्रीय विश्लेषण की आवश्यकता पर बल दिया गया था। गारफिंकल ने इस अनुभवात्मक फोकस को लिया और इसे परिष्कृत करके यह सवाल उठाया कि समाज के सदस्य सामाजिक जीवन के अवलोकन योग्य विशेषताओं को अंदर से कैसे उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर एक चीज समझने की है कि हेराल्ड गारफिंकल ने
अल्फर्ड सूज से क्या लिया कि उन्होंने कहा जो अनुभवात्मक फ़ोकस है उसको लिया और इसके अलावा उसको और मॉडिफ़ाई किया, परिष्कृत करके, और यह सवाल समझने की कोशिश की कि जो 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 लोग होते हैं, जो सदस्य होते हैं समाज के, वो जीवन में अवलोकन योग्य विशेषताओं को, यानी जो ऑब्जर्वेबल फीचर्स होते हैं, उसको अंदर से कैसे उत्पन्न करते थे, विद इन द सोसाइटी, समाज के अंदर से कैसे उत्पन्न करते हैं, इसको समझना ज़रूरी है। इसीलिए शायद उन्होंने प्रेरणा लेकर के लोक विद विज्ञान प्रणाली या लोक विद विज्ञान या नृजाति प्रणाली का उद्भव किया और उन्होंने उसको समाज शास्त्र में उसकी व्याख्या की। अब बात आती है नृवंश विज्ञान, तर्क अनुभववाद और व्याख्यात्मक द्वंदात्मक परंपरा का एक संश्लेषण है। दो परंपराएं जिन्हें आमतौर पर परस्पर अनन्य माना जाता है। पहले से यह नियमित आधारित तर्कसंगत कार्यों की धारणा को उधार लेता है। नृवंश विज्ञान दूसरी परंपरा से ठोस दृश्यों को कठोरता से अध्ययन करने की प्रतिबद्धता से उत्पन्न होता है। इस मान्यता के साथ कि शोधकर्ता एक चिंतनशील भागीदार है और केवल उन दृश्यों का पर्यवेक्षक नहीं है। जो गारफिंकल है या एथनो मेथोडोलॉजी, वो तर्क अनुभववाद और व्याख्यात्मक द्वंदात्मक परंपरा से कुछ ना कुछ लेता है। उसमें से पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु वो लेते हैं, वो कहते हैं नियमित आधारित तर्कसंगत कार्यों की धारणा को, यानी कि रेगुलरली कंस्ट्रक्टेड जो हमारी रैशनल एक्शंस हैं, उसकी जो अवधारणा को वहाँ से ग्रहण करता है। नृवंश विज्ञान दूसरी परंपरा से ठोस दृश्यों को कठोरता से अध्ययन करने की प्रतिबद्धता। अब ठोस दृश्य का मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेबल रियलिटी है, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की, यानी कि वस्तुनिष्ठता को अक्षुण्ण रखते हुए सामाजिक सामाजिक परिदृश्यों को समझने पर जोर देते हैं। तो कठोर अनुशासन, वैज्ञानिकता के कठोर अनुशासन की बात को भी वो व्याख्यात्मक जो इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग या इंटरप्रेटिव जो जो डायलेक्टिक्स है, वहाँ से लेते हैं, खास करके गारफिंकल। इस मान्यता के साथ कि शोधकर्ता एक चिंतनशील भागीदार है और केवल उन दृश्यों का पर्यवेक्षक नहीं है। ऐसा नहीं कि वो केवल पार्टिसिपेट करता है, आम लोग केवल दिन पर दिन के जीवन में केवल कुछ चीज़ों में वो प्रतिभाग करते हैं, बल्कि वो एक इंटेलेक्चुअल पार्टिसिपेंट्स भी है, वो चिंतनशील है, वो इंटेलेक्चुअल भी है, और इसलिए उसको हमको वैज्ञानिकता की कसौटी पर उतारना भी ज़रूरी है। गारफिंकल का पहला मुद्दा नृवंश विज्ञान के हित के क्षेत्र को परिभाषित करता है। यह उन तरीकों का अध्ययन है जिनके द्वारा सदस्य सामाजिक रूप से कार्यशील मनुष्य विशेष रूप से अपनी दुनिया से बाहर अर्थ निकालते हैं। इसलिए यह सामाजिक क्रिया के दृष्टिकोण से काम करता है, जहाँ धारणा के संगठन पर जोर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्रिया सार्थक बनती है। यहाँ पर गारफिंकल का मानना है कि जो सामाजिक रूप से क्रिया कार्यशील जो मानव है, वो अपनी दुनिया से बाहर अर्थ निकालता है। यानी कोई चीज़ सही है या गलत है, इसका अनुमान या इसका अर्थ व्यक्ति उस व्यवहार से बाहर निकालता है कि लोग क्या सोचते हैं, समाज क्या सोचता है, तब हम उसके अर्थ को समझते हैं। यानी उस तरह से हम व्यवहार करना शुरू करते हैं। इसलिए यह सामाजिक क्रिया के दृष्टिकोण से काम करता है। ये सोशल एक्शन के दृष्टिकोण पर आधारित है, जैसा कि पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, जहाँ धारणा के संगठन पर जोर दिया जाता है, जो परसेप्शन का निर्माण होता है, जो धारणा एक 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 पर्सपेक्टिव का निर्माण जो होता है, उस पर जोर दिया जाता है कि किस तरह से लोग दृष्टिकोणों के क्रिया के दृष्टिकोण से इंटरेक्शन करने के बाद धारणाओं का निर्माण करते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप जो क्रिया होती है, जो सामाजिक क्रिया होती है, जो हमारी अंतः क्रिया होती है, वो सार्थक बनती है। अदरवाइज क्रिया करते रहिए, वो सार्थक नहीं बनेगी। तो यहाँ पर गारफिंकल का मानना है कि सार्थक क्रिया बनने के लिए उसके अवधारणाओं के संगठन की विधि को समझना जरूरी है। वो विधि क्या है जो लोग दिन प्रतिदिन के जीवन में उसको इस्तेमाल करते हैं। उनका अध्ययन यह जानने के लिए निर्देशित किया जाता है कि सदस्यों की वास्तविक सामान्य स्थिति कैसी है, गतिविधियों में व्यवहारिक कार्यों, व्यवहारिक परिस्थितियों, सामाजिक संरचनाओं के सामान्य ज्ञान और व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क को विश्लेषण योग्य बनाने के तरीके शामिल हैं। किस तरह से समाजशास्त्रीय सामान्य ज्ञान जो है, हमारा जनरल नॉलेज है, जो हमारा कॉमन सेंस है, कॉमन सेंसुअल नॉलेज है, वो किस तरह से हमारी व्यवहारिक परिस्थितियों, सामाजिक संरचनाओं के बारे में जो हमारा ज्ञान है, उसको विश्लेषण योग्य बनाने का तरीका क्या है। तो गारफिंकल उन तरीकों पर, उस विधि पर, जिसे इसका नाम है लोक विधि, लोगों की वह विधि जिससे वो व्यवहारिक समाजशास्त्रीय तर्क को विश्लेषण योग्य बनाने के तरीकों को अध्ययन करते हैं। तो गारफिंकल जिस दूसरे मुद्दे पर विचार कर रहे हैं, वो अर्थ और भाषा से संबंधित है। यानी मीनिंग क्या है उस क्रिया की या सामाजिक क्रिया की, और भाषा,
क्या है, क्या बोला जाता है। गारफिंकल के लिए किसी स्थिति का अर्थ निकालना और उस अर्थ का सामान्य भाषा में विवरण देना अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। यानी कि एक दूसरे से वो सम्मिलित हैं कि किसी चीज़ का अर्थ निकालना, किसी चीज़ को सामान्य भाषा के रूप में बोलना, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्यों? एक स्तर पर इसका अर्थ निम्नलिखित है। किसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए सदस्यों की क्षमताओं का एक बड़ा हिस्सा स्वयं को और दूसरों को यह घोषित करने की क्षमताओं पर आधारित होता है कि वह स्थिति से क्या अर्थ निकाल रहे हैं। यहाँ पर गारफिंकल का मानना है कि मीनिंग जो है, जो लोग मीनिंग देते हैं या अर्थ निर्माण करते हैं, वो अर्थ ही क्रिया को एक सार्थक क्रिया के रूप में परिवर्तित करता है। तो कई बार हमको जो बोला जा रहा है, जिसकी जो 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 भाषा का जो उच्चारण हो रहा है, उसके अर्थ पर ना जाकर के किन परिस्थितियों में, किस कॉन्टेक्स्ट में और बोला गया है, उसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाएगा, उसके भाव में परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ पर गारफिंकल इसके अलावा निर्वंश विज्ञान का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक जाँच के तरीकों का अध्ययन बन जाता है कि सदस्य उस कार्रवाई को करते समय सामाजिक कार्रवाई का विवरण कैसे बनाते हैं। गारफिंकल अपनी विशिष्ट शैली में निर्वंश विज्ञान के फोकस का वर्णन इस प्रकार करते हैं। कैसे करते हैं? उनका कहना है कि निर्जाति पद्धति के लिए सामाजिक तथ्यों की वस्तुनिष्ठ वास्तविकता उसमें और कैसे या हर समाज का स्थानीय रूप से, अंतर्जात रूप से निर्मित, स्वाभाविक रूप से संगठित, प्रतिक्रियाशील रूप से जवाबदेह, चालू, व्यावहारिक उपलब्धि हर जगह हमेशा केवल एक बिल्कुल और पूरी तरह से सदस्यों का काम है, बिना किसी समय के और बिना छिपाए हुए पास होने, स्थगन या खरीद-फरोख्त की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार समाजशास्त्र की मौलिक घटना है। इसको अगर हम सरल शब्दों में समझें, तो ये निकल के आता है कि गारफिंकल इस बात को बताने की कोशिश करते हैं कि तथ्यों की वस्तुनिष्ठता को हम उसकी वास्तविकता को समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्थानीय लेवल पर, स्थानीय रूप से जो मीनिंग उस रिलेट की जाती है, जो अर्थ लगाए जाते हैं, जो भाव दिया जाता है, जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो उस समाज से निर्मित होती है, पर्टिकुलर कल्चर के द्वारा निर्मित होती है, अपने आप स्पॉन्टेनियसली जो ऑर्गेनाइज्ड होती है या रिस्पॉन्स में प्रतिक्रियाशील रूप में जो अकाउंटेबिलिटी होती है, इन सब के बारे में हमको स्पष्ट रूप से समझना होगा, उन विधियों को समझना होगा, उस कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा और लास्टली उसको वस्तुनिष्ठ रूप से उसको समझने की कोशिश करनी होगी। तब जाकर के हम सामाजिक वास्तविकता को समझ पाएँगे या मौलिक मौलिक घटना को, सामाजिक घटना को समझने में कामयाब हो पाएँगे। तो हालाँकि गारफिंकल केवल निरंतर स्थितियों से अर्थ निकालने वाले सदस्यों की छवि और स्वतंत्र रूप से उस अर्थ को बताने के बारे में बात नहीं करता है। वह स्थितियों को समझने और समझाने के बीच के एक महत्वपूर्ण तुलना स्थापित करता है। उस भाव के बारे में बता रहे हैं, उनकी चिंता दस्तावेजीकरण और विश्लेषण करने की है। जिन गतिविधियों के माध्यम से सदस्य संगठित रोज़मर्रा के मामलों की सेटिंग्स का उत्पादन और प्रबंधन करते हैं, वह उन सेटिंग्स को जवाबदेह बनाने के लिए सदस्यों की प्रक्रियाओं के समान है। यानी गारफिंकल का मानना था कि जिन गतिविधियों के माध्यम से जो लोग होते हैं डे टू डे लाइफ में अपने को व्यवस्थित करते हैं, सेटिंग करते हैं और उसका उत्पादन और प्रबंधन करते हैं। उन सेटिंग को जवाबदेह बनाने के लिए खुद वो व्यक्ति जो 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 रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो जो व्यवहार हैं उसको संगठित करता है, उसको मैनेज करता है, प्रबंधन करता है, वो उसकी जवाबदेही को और तय करने के लिए वो क्या करते हैं, उसको उसको जस्टिफ़ाई करते हैं। यानी उसको कई विधियों के माध्यम से, प्रणालियों के माध्यम से जस्टिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं। उन प्रणालियों का अध्ययन करना आवश्यक है। ऐसा गारफिंकल का मानना है। नृवंश विज्ञान अपनी शर्तों को पार करके सूक्ष्म स्थूल बहस से आगे निकल जाता है। अर्थात नृवंश विज्ञानियों ने सैद्धांतिक जांच की वस्तुओं के रूप में सामाजिक संरचनात्मक घटनाओं में विश्वास के निलंबन की बार-बार घोषणा की है। इस पद्धतिगत रुख का उद्देश्य कभी-कभी एथनोमेथोडोलॉजिकल उदासीनता को कहा जाता है। यानी कई बार ऐसा लगता है कि वो जिन सब बातों के लिए आगे बढ़ा उसको उससे आगे परे निकल जाता है। ख़ास करके जब सामाजिक संरचनात्मक घटनाओं में विश्वास की बात आती है या उसके निलंबन की बार-बार घोषणा की जाती है। दूसरों की कीमत पर संरचना के एक स्तर को वैध बनाना नहीं, बल्कि उन सामाजिक प्रथाओं की जाँच करना, जहाँ सामाजिक व्यवस्था को समाज के सदस्यों द्वारा घटित किया जाता है।
यों प्रदर्शित किया जाता है और उसको कंप्लीट किया जाता है। इसके अलावा गारफिंकल निरवंश विज्ञान को एक बहुत ही सरल विचार का प्रतिनिधित्व करता हुआ मानते हैं। यदि कोई मानता है, जैसा कि गारफिंकल का मानते हैं, कि रोजमर्रा की जिंदगी का सार्थक पैटर्न वाला व्यवस्थित चरित्र कुछ ऐसा है जिसे हासिल करने के लिए लोगों को लगातार काम करना चाहिए, तो उसे यह भी मानना चाहिए कि ऐसा करने के लिए उनके पास कुछ तरीके हैं। जैसा कि हम आप दिन प्रतिदिन के जीवन में कोई क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, तो ऐसा नहीं है हम केवल एक क्रिया करते हैं, अपनी बात हम दूसरे से कहते हैं, दूसरे की बात को सुनते हैं। इसके साथ-साथ हम उन क्रियाओं के करने के साथ-साथ क्रियाओं के कई कॉम्बिनेशन करने के साथ-साथ हम एक पैटर्न का भी निर्माण करते हैं। हम वो पैटर्न भी डेवलप करते जाते हैं और जो पैटर्न हम डेवलप करते हैं, इस पैटर्न का मतलब हुआ जो संरचना डेवलप करते हैं, वो व्यवस्थित चरित्र कुछ इस तरह का होता है उसका, कि वो लगातार काम, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार पैटर्न डेवलप हुआ। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ सरल शब्दों में, एक टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है। टीचर क्लास में जाता है और वो पढ़ाना शुरू करता है, पहली क्लास उसकी होती है। तो पहली क्लास में बच्चे जो हैं टीचर के हाव-भाव, टीचर के तरीके, टीचर कछा कैसा पढ़ाता है, कैसा नहीं पढ़ाता है, एक असम्पशन बनाने लगते हैं। और ये देखते हैं टीचर की आदत क्या है, टीचर तो इस तरह का है, और एक कन्क्लूज़न पे पहुँचते हैं। लेकिन नहीं, जैसे दिन प्रतिदिन रोज़मर्रा के दूसरे दिन टीचर आता है, तीसरे दिन आता है, तो वो एक पैटर्न ढूँढते हैं उस टीचर में, कि जो पहले दिन वो एक विचार बना रहे थे उस शिक्षक के बारे में कि कैसा है, वो अच्छा है या नहीं है, वो अच्छा पढ़ाता नहीं पढ़ाता है, बहुत ट्रिकी है। घटनाओं के माध्यम से उस पैटर्न को धीरे-धीरे जैसे-जैसे पैटर्न समझता है, उसको और अच्छी तरीके से उसकी क्लैरिटी आती है, और साथ ही साथ ये नहीं है कि एक बार पैटर्न अगर उसको समझ में आ गया एक पैटर्न, तो उस पर अब काम करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 100 दिन बाद, 50 दिन बाद या 1 साल बाद, 2 साल बाद उस टीचर के व्यवहार में और अंतर आ जाए, कोई दूसरी परिस्थितियाँ इमर्ज कर जाएँ, तो क्या होता है कि उस पैटर्न को समझने के लिए लगातार काम करना होता है। ये कोई रुकने वाली एक व्यवस्था का निर्माण नहीं हो जाता है। वो व्यवस्था संरचनात्मक होती है, वो बनती बिगड़ती रहती है, तो वो पैटर्न भी बनता बिगड़ता रहता है। इसी तरह से वो व्यक्ति जो खुद प्रतिभागी होता है अंतर क्रिया में, वो पैटर्न को डेवलप तो करता है, पैटर्न को समझने की भी कोशिश करता है। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल देते हैं, अब उस टीचर के व्यवहार के बारे में अगर आप जान गए हैं, तो आपने एक पैटर्न बना लिया है, एक एक तरीका बना लिया है कि इस टीचर से जब अगली बार मिलेंगे तो किस तरह से पेश आएंगे। ये टीचर ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो इसलिए कैसे बोलना है, बोलें भी कि ना बोलें, कितनी बात करें, कितनी बात ना करें, ये आप एक एक पैटर्न उसके बारे में डेवलप करते हैं। लेकिन नहीं, उस पर और भी ज़्यादा उसको इवैल्यूएट करते रहना है, उसको बदलते उसको मॉडिफ़ाई करते रहना है, ये देखते हुए कि टीचर के व्यवहार में परिवर्तन। हो सकता है जैसा आप सोच रहे हैं शुरुआत में, वैसा नहीं है, टीचर बहुत हम्बल है, उससे पूछिए तो बहुत अच्छे तरीके से समझाता है। लेकिन ये टीचर के व्यवहार पर डिपेंड करता है, अगर वो बच्चों को अभी थोड़ा-सा ऐसा माहौल क्रिएट करेगा, ऐसा देगा कि बच्चा दूरी ना हो टीचर और बच्चे के दूर में, यानी स्टूडेंट के बीच में। तो उस दूरी को बच्चा एक बार समझ गया तो वो और पूछेगा आपसे, और सवाल करेगा, और समझने की कोशिश करेगा, क्लास अच्छी अटेंड करेगा। तो एक पैटर्न, तो वो पैटर्न गारफिंकल ये मानता है कि लोकविद विज्ञान के माध्यम से हम उस पैटर्न को समझते हैं, कि लोग वास्तविकता को अगर समझना है तो लोगों के द्वारा पैटर्न का निर्माण, प्रणाली का निर्माण, उस विधि का निर्माण, और उस विधि को निरंतर ऑब्जर्व करते रहने का जो तरीका है उसको समझना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ गारफिंकल या एथ्रोमेटोलॉजी या लोकविद विज्ञान, नृवंश विज्ञान बातों को समझने के लिए, ये सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए इस बात पर जोर देता है। यदि रोजमर्रा की जिंदगी एक पैटर्न प्रदर्शित करती है, सुव्यवस्था, एक पहचानने योग्य सुसंगतता, जैसा कि गारफिंकल का मानना है, हम भी मानते हैं कि अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो हर कुछ चीजें बहुत पैटर्न से दिखती हैं, और एक सुव्यवस्था होती है। अगर पैटर्न नहीं होगा तो व्यवस्था नहीं होगी, सुव्यवस्था नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अनजाने में, अननोइंगली किसी चीज़ को हासिल करने के लिए साझा लक्ष्यों को पीछा करते हैं, कि समाज ने नियम बनाए तो उसको हम बस फॉलो करते जाएँ, नहीं। वो ऐसा नहीं है, बेतरतीब ढंग से नहीं करता है, व्यवस्थित ढंग से करता है। फिर वह समाज में सुव्यवस्था के रुझान, जो व्यवस्था है उसका पैटर्न क्या दिखता है, या पैटर्न को प्रकट करने के लिए काफ़ी समय तक समान चीज़ें करेंगे। यानी वो पैटर्न को प्रकट करने के, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए, जैसे समाज का कोई नियम है, उसको हम कन्फर्म करने के लिए, उसको हम फॉलो करने के लिए, हम उसी की तरह व्यवहार कुछ समय तक करते हैं। एक दृष्टिकोण
जो कि पर्सोनियन समाजशास्त्र की विशेषता है। गारफिंकल का तर्क है कि समाज के सदस्यों के पास सामाजिक व्यवस्था प्राप्त करने के लिए कुछ साझा तरीके होने चाहिए, जिनका उपयोग वो पारस्परिक रूप से सामाजिक स्थितियों की सार्थक व्यवस्था का निर्माण करने के लिए करते हैं। यानी पार्सोनियन जो समाजशास्त्र की विशेषता को बताते हुए गारफिंकल कहते हैं कि समाज के सदस्यों के पास सामाजिक व्यवस्था प्राप्त करने के लिए कुछ साझा तरीके होते हैं, कुछ शेयर्ड वेज होते हैं, शेयर्ड मेथड होते हैं, होने चाहिए, जिनका उपयोग वे पारस्परिक रूप से सामाजिक स्थितियों की सार्थक व्यवस्था, यानी वो आपस में मिलजुल करके किस तरह से एक सार्थक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, इसकी एक प्रणाली होनी चाहिए। उन प्रणालियों को हमको पहचान करना है, उन विधियों को पहचान करना है। नृवंश विज्ञानियों का तर्क है कि आलोचना के लिए कुछ भी सही है या कुछ भी पवित्र है, यानी सब कुछ आलोचना, कोई चीज़ आलोचना के परे नहीं है, ऐसा नृवंश विज्ञानी मानते हैं। और यहाँ तक कि शास्त्रीय समाजशास्त्र की सबसे बुनियादी अवधारणाओं पर भी दोबारा गौर किया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि लोक विधि विज्ञान एक पद्धति के रूप में, एक प्रणाली के रूप में, अध्ययन की प्रणाली के रूप में इसकी जो उत्पत्ति हुई है, वो क्लासिकल सोशियोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव थे, उनके विरोध में, उनके विकल्प के रूप में उन पर पुनर्विचार करने के दौरान हुई है। नृवंश विज्ञान कोई सैद्धांतिक खंडन नहीं है, शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत, बल्कि यह इस बात का विवरण तैयार करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाता है कि समाज के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों के माध्यम से सामाजिक तथ्यों की निष्पक्षता का निर्माण कैसे किया जाता है। जैसा कि मैंने बार-बार कहा है, वो खुद कहते हैं कि कोई सैद्धांतिक, ये कोई थ्योरेटिकल डिबंकिंग नहीं है, थ्योरेटिकल सिद्धांत को किसी को नकारना नहीं है, बल्कि शास्त्रीय समाजशास्त्रीय सिद्धांत को नकारना नहीं है, बल्कि इस बात का विवरण तैयार करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाना है कि समाज के सदस्यों के रूप में व्यक्तियों के माध्यम से सामाजिक तथ्यों की निष्पक्षता का निर्माण कैसे किया जाता है। जो सोशल फैक्ट है, समाज में जो व्यवस्था प्रणालियों का निर्माण होता है, वो निष्पक्ष रूप से कैसे होता है। इसलिए नृवंश विज्ञान एक ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करता है जो सामाजिक गतिविधियों के नियमित अवलोकन के निहितार्थ को गंभीरता से लेता है। ऐसा दृष्टिकोण बनाना कि वो सामाजिक गतिविधियों को नियमित अवलोकन, रेगुलर ऑब्जर्वेशन के ओरिएंटेशन में वो उसको गंभीरता से लेता है। और लोक विज्ञान इस तरह से मानता है कि सामाजिक वास्तविकता जो होती है, सामाजिक व्यवस्था जो होती है, वो बनी बनाई नहीं होती है, पहले से निर्मित नहीं होती है, वो संरचनागत नहीं होती है, बल्कि वो निरंतर परिवर्तनशील है। एक बहती हुई नदी के समान सामाजिक वास्तविकता है। हमको उस वास्तविकता को निरंतर अवलोकन की ज़रूरत है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आज समाज में जो सामाजिक समस्याएँ हैं, उसके बारे में क्या दृष्टिकोण है? वास्तविकता क्या है? तो आप वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की बात करें, आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, तो डोमेस्टिक वायलेंस की जैसे बात करते हैं, घरेलू हिंसा की बात करते हैं, तो एक परिप्रेक्ष्य तो आएगा नहीं, महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा की जाती है, पुरुषों द्वारा महिलाओं को जो पीटा जाता है, उस तरह की ये हिंसा की जाती है, उसको घरेलू हिंसा कहते हैं। लेकिन अगर उसको नियमित अवलोकन के निहितार्थ से उसको हम नियमित अवलोकन नहीं करेंगे, ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, तो शायद हम उसकी धारणा जो हमारी वो अतार्किक हो जाएगी, वो निष्क्रिय हो जाएगी, अनुपयोगी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस में केवल ये नहीं है कि महिला ही पुरुष के द्वारा पीटी जाती है, पुरुष भी तो कहीं पीटा जाता होगा। तो पुरुषों का भी पीटा जाना, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी आई हैं, आप भी जानते होंगे कि बहुत जगह पर ऐसा होता है, महिलाएँ भी पीटती हैं पुरुषों को, तो क्या वो उस दायरे में नहीं आते हैं? लेकिन जब नियमित अवलोकन होगा, अब नियमित अवलोकन कैसे होगा? एक एक शोध आया है निकल के कहीं से, एक सर्वे हुआ है कि भारत दुनिया में उस रैंकिंग में तीसरे पायदान पर है, जिसमें सबसे जो पुरुष हैं, यानी पति जो हैं या पुरुष लोग हैं, वो अपनी पत्नियों के द्वारा पीटे जाते हैं, जो हिंसा की जाती है। एक रिसर्च आई है, एक सर्वे है, मैं इसलिए आपको उसको कोट कर रहा हूँ। तो ये क्या है? अब अगर कोई व्यक्ति इस बात को लेकर बैठा है कि केवल महिला ही पुरुष के द्वारा पीटी जाती है, तो शायद वो निष्पक्ष प्रणाली या निष्पक्ष तरीका, निष्पक्ष तथ्य का निर्माण नहीं हो रहा है।
सामाजिक तथ्य का निर्माण नहीं है। निष्पक्ष सामाजिक तथ्य का निर्माण है कि दोनों एक दूसरे को पीटते हैं, पीट सकते हैं, कोई कम कहीं ज़्यादा उसका रेशियो या उसकी रेट ज़्यादा कम हो सकती है। लेकिन जब हम उसकी धारणा का निर्माण करते हैं, जब हम उसका ऑर्डर सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो उसमें दोनों एक दूसरे के विक्टिम होते हैं। तो इस तरह से गारफिंकल सामाजिक लोकविद विज्ञान की बात करते हैं। समाजशास्त्र का विषय सामाजिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। शास्त्रीय समझ में सामाजिक संरचनाओं का उद्देश्य नियंत्रण के रूप में माना जाता है। जो क्लासिकल सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं वो क्या करते हैं, वो प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं, वो कंट्रोल की बात करते हैं, एक नियंत्रित तरीके से समाज को समझने की बात पर जोर देते हैं या शोध पर जोर देते हैं, जिन्हें सामाजिक तथ्य भी कहा जाता है। जैसा कि इमानुएल दुर्कheim ने भी सामाजिक तथ्य का सिद्धांत दिया था। अनुभवजन्य स्तर पर समाजशास्त्र इन संरचनाओं को परिवर्तनशील मानता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। नृवंश विज्ञानियों का दावा है कि दुनिया की उद्देश्यपूर्ण और अवरोधक सामाजिक संरचनाएं सामाजिक संरचना गतिविधियों यानी प्रथाओं, तरीकों, प्रक्रियाओं द्वारा गठित की जाती है। यानी जो भी उद्देश्यपूर्ण दुनिया की उद्देश्यपूर्ण और अवरोधक सामाजिक संरचनाएँ हैं, वो नेगेटिव सामाजिक संरचनाएँ हैं या उसमें व्यवधान उत्पन्न होने वाली संरचनाएँ, उनका जो ये गतिविधियाँ हैं संरचनात्मक, इनका निर्माण प्रथाओं, तरीकों और प्रक्रियाओं द्वारा गठित होता है। नृवंश विज्ञान का कहना है कि जब समाजशास्त्र चरों के बीच जुड़ाव की डिग्री को मापता है, तो वह इन संरचनात्मक गतिविधियों को नजरअंदाज करते हैं। यानी कि जब हम प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं या हम क्लासिकल समाजशास्त्रीय पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो उनके अध्ययन के जो तरीके होते हैं, वो दो चरों के बीच में क्या संबंध है उसको स्थापित करते हैं। ठीक है ना? कितने मात्रा में वो जुड़े हैं, ठीक है ना? कितनी डिग्री में वो एक-दूसरे से संलिप्त हैं या संलग्न हैं, वो इस पर जोर देते हैं। लेकिन इसमें समस्या क्या आती है? यानी संरचनात्मक गतिविधियाँ, यानी जो स्ट्रक्चरेशन वाली यानी संरचना के लेवल पर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो चेंजेज़ होते हैं, उसको नज़रअंदाज कर देता है। इसीलिए लोकविद विज्ञान जो है, वो संरचनात्मक गतिविधियों को वो विशेष रूप से फ़ोकस करता है। इसीलिए वो संरचना को परिवर्तनशील मानता है। और शायद इसीलिए अगर आप ध्यान देंगे तो आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि सामाजिक वास्तविकता एक नहीं हो सकती है। सामाजिक वास्तविकता समय के साथ-साथ बदलती रहती है। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाना चाहूँगा, शायद तब बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि जैसे हम एक बात करते हैं, एक प्रथा, एक सामाजिक व्यवस्था थी हमारे समय में अंग्रेज़ों के टाइम में हिंदुओं में एक सती प्रथा नाम की व्यवस्था थी। अब वो सती प्रथा क्या था कि जब किसी के पति की मृत्यु हो जाए, तो उसकी पत्नी को उसके पति के साथ उसकी चिता पर उसका दाह संस्कार कर देना चाहिए, जला देना चाहिए। अब होता क्या था कि जिसके भी पति की मृत्यु हुई उसको उसकी चिता पर ज़बरदस्ती वो नहीं मरना चाहते हैं लोग, नहीं डर रहे हैं लोग, जलना कोई नहीं चाहता जिंदे में, तो लेकिन उसको ऐसे करना है क्योंकि वो संस्कृति का पार्ट था, वो हमारे सामाजिक व्यवस्था का पार्ट था, इसलिए उसको चलना चाहिए था। वो चल रहा था। लेकिन ये तो व्यवस्था एक ऑर्डर, एक समय विशेष की व्यवस्था है। लेकिन समय के साथ-साथ उसमें परिवर्तन आया, लोगों की सोच में परिवर्तन आया, बहुत सारे ऐसे लोग आए, उन्होंने कहा राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिक, ऐसे लोगों के प्रयासों से इस जो कुप्रथा थी, सामाजिक प्रथा नहीं बल्कि एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रथा ना कहकर कुप्रथा थी, जिसमें एक महिलाओं के खिलाफ एक हिंसा का भाव था, हिंसा थी, उसको रोकने के लिए, समाज से हटाने के लिए, व्यवस्था से उसको विरक्त करने के लिए उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। तो लोकविद विज्ञान इसीलिए संरचनाओं को तो एक एक रियलिटी जो सामाजिक वास्तविकता है वो संरचनागत नहीं होती है, वो कंस्ट्रक्टिंग होती है, यानी वो एक प्रोसेस प्रक्रिया होती है, समय के साथ साथ बदलती रहती है। इसलिए संरचनात्मक जो है वास्तविकता कैसे बदलती है उसको समझना जरूरी है। सामाजिक वैज्ञानिकों के अनुसार निर्वंश विज्ञान की 3 विशिष्ट विशेषताएं हैं। सबसे पहले इसका उद्देश्य यह जानना है कि लोग प्रतीकात्मक बातचीत के एक संस्करण के रूप में अर्थ या स्थिति की परिभाषा का निर्माण कैसे करते हैं। जब लोग सिंबॉलिक इंटरेक्शन करते हैं, प्रतीकों का एक्सचेंज करते हैं, हम बातचीत के माध्यम से, तो हम क्या करते हैं, हम किसी भाव भंगिमा का, किसी किसी जेस्चर का हम एक मीनिंग देते हैं, एक अर्थ प्रदान करते हैं।
उसको परिभाषित करने का, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उस प्रक्रिया को वो निर्माण कैसे करते हैं इस डेफिनेशन का, इसको अध्ययन करना जरूरी होता है। यानी लोकविद विज्ञान का को इस बात का अध्ययन करना होता है। दूसरा, क्योंकि स्थिति की परिभाषाएं इस बात से उभरती हैं कि व्यक्ति किस प्रकार एक दूसरे के प्रति संवेदनात्मक धारणाओं और दृष्टिकोणों को की घोषणा करते हैं और उन्हें प्रदान करते हैं। निर्वंश विज्ञान को व्यक्तिवादी कहा जाता है। ऐसा आरोप लगता है कि ये व्यक्तिवादी धारणा है, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण है। इसीलिए इसको कहा जाता है कि व्यक्ति दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यक्ति एक दूसरे से मिलकर के वो संरचनाओं का निर्माण करते हैं, व्यवस्था का निर्माण करते हैं। तीसरा, समझा जाता है कि निर्वंश विज्ञान समाजशास्त्र के पारंपरिक तरीकों की आलोचना के रूप में उभरा। जैसा कि हम कई बार इसकी बात कर चुके हैं कि चूंकि पारंपरिक जो तरीके थे, पारंपरिक जो शोध अध्ययन पद्धतियां थी, जो क्लासिकल शास्त्रीय अध्ययन पद्धतियां थी, उसकी आलोचना के रूप में लोक विज्ञान जैसी दृष्टिकोण का या उसको सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। निर्वंश विज्ञान का सैद्धांतिक प्रस्ताव यह है कि ठोस गतिविधियों में एक स्व उत्पादक क्रम होता है, एक ऐसा क्रम जिसकी वैज्ञानिक सराहना ना तो पूर्व विवरण, ना ही अनुभवजन्य सामान्यीकरण, ना ही चर तत्वों और उनके विश्लेषणात्मक संबंधों के औपचारिक विनिर्देश पर निर्भर करती है। निर्वंश विज्ञानी ये मानते हैं, गारफिंगर स्वयं ये मानते हैं कि का जो सैद्धांतिक प्रस्ताव था कि वो जो 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 वास्तविक सामाजिक गतिविधियां होती हैं, वो एक स्व उत्पादक क्रम होता है उनका, एक सुई जनरिस, सेल्फ स्पॉन्टेनियसली डेवलप्ड एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है, स्वयं स्व उद्भूत व्यवस्था होती है, वो बाहर से बाहर की तरफ से थोपी नहीं जाती है। एक ऐसा क्रम जिसकी वैज्ञानिक सराहना ना तो पूर्व में विवरण हो, यानी एक ऐसा क्रम होता है जिसके बारे में जानकारी ना तो बहुत पहले उपलब्ध होगी, ना ही अनुभवजन्य सामान्यीकरणों के माध्यम से जाना जा सकता है, ना केवल ऑब्जर्व करके समझा जा सकता है कि नहीं हम ये चीजें देख रहे हैं समाज में हो रहा है तो हम उसको सामान्यीकरण कर दें, ना ही चर तत्वों और उनके विश्लेषणात्मक संबंधों के औपचारिक विनिर्देश पर निर्भर करता है, ना ही दो चरों के बीच में जो संबंध होते हैं उसके तत्वों के विश्लेषणात्मक संबंधों पर निर्भर करती है। तो ये इस तरह से नहीं होता, वो स्व उत्पादक क्रम होता है, ऐसा निर्वंश विज्ञानियों का मानना है। निर्वंश विज्ञान दृष्टिकोण से सामान्य अनुभव आवश्यक रूप से अराजक नहीं है, क्योंकि जिन ठोस गतिविधियों से यह बना है वो एक समझदार संगठन के साथ साथ समतुल्य है, जो अभिनेता पहले से ही प्रदान करते हैं और इसलिए वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए उपलब्ध है। यानी निर्वंश विज्ञान का दृष्टिकोण यह भी है कि जो सामान्य अनुभव होते हैं, जो हमारे जनरल अवेयरनेस के जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे कॉमन सेंसुअल नॉलेज होता है, वो नेग्लेजिबल नहीं होते हैं, वो अवैज्ञानिक नहीं होते हैं, क्योंकि वो जो रियल जो वास्तविक गतिविधियां हैं सामाजिक, वो उससे बने होते हैं, जो समाज में घटित हो रही गतिविधियां उससे उनका निर्माण होता है। इसलिए वो सामान्य अनुभव या उसको रिजेक्ट कर दिया जाए इस बात के लिए कि वो सामान्य घटनाएं हैं, तो वो नहीं माना जा सकता है। वो एक समझदार संगठन के साथ समतुल्य है, यानी वो एक बहुत समझदारी से निर्मित की गई एक इंस्टीट्यूशनलाइज व्यवस्था है, एक समझदारी पूर्वक निर्माण की गई एक समतुल्य व्यवस्था है। जैसे कहा जाता है कि इसलिए वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए उपलब्ध है, यानी कि वैज्ञानिकता की कसौटी पर भी लोक विज्ञान खरा उतरता है। उसको इस बात से इनकार नहीं, रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि वैज्ञानिकता की उसमें कमी है, या वो एक सामान्य बात करता है, एक दिन पर दिन की बात करता है जिसकी कोई कसौटी नहीं है। तो इस बात पर भी जोर देता है। इस संगठन का केंद्रीय पहलू व्यवहारिक गतिविधियां हैं। ये संगठन कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, क्रियाओं का, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकता है उसका, जिनके माध्यम से कलाकार उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं और पहचानते हैं कि जिनमें वे अंतर्निहित हैं, यानी जिनमें वो स्वयं कोई भूमिका निभाते हैं, उन परिस्थितियों का भी निर्माण वो स्वयं करते हैं। निर्वंश विज्ञान का मुख्य उद्देश्य वास्तविक व्यवहार के रूप में इन वास्तविक गतिविधियों की व्यवस्थित और सार्थक उपलब्ध की जांच करना है। यानी जैसा मैंने पहले कहा कि निर्विज्ञान या जो लोक विज्ञान है, उसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक व्यवहार के रूप में इन वास्तविक गतिविधियों की व्यवस्थित और सार्थक उपलब्धि की जांच करना है, यानी उसकी कसौटी को भी समझना है, उसके निर्माण के तरीकों को भी समझना है, जांच करना भी है।
अब बात आती है कि लोक विज्ञान किन तरीकों से कौन-कौन से अल्टरनेटिव देता है। अगर अगर लोक विज्ञान शास्त्रीय पद्धतियों को, शास्त्रीय समाजशास्त्रीय जो जो अवलोकन के तरीके हैं उसको अगर रिजेक्ट करता है, उसकी आलोचना करता है, चाहे वो प्रत्यक्षवाद हो, चाहे वो बृहत शास्त्रीय कोण हो, या मैक्स वेबर की बात को रिजेक्ट करना हो, इमानुएल दुर्कheim की बात को रिजेक्ट करना हो, तो आखिर उसका उपाय क्या देते हैं, उसका अल्टरनेटिव क्या होता है, किन तरीकों से हम लोक विज्ञान या दिन प्रतिदिन की घटनाओं की वास्तविकता को समझते हैं, कि लोग अपनी विधियों का निर्माण कैसे करते हैं, वो तरीकों का निर्माण कैसे करते हैं, हम इसको कैसे समझा जाए। तो कुछ शब्दावलियों और कुछ सिद्धांतों, कुछ अवधारणाओं का प्रयोग गारफिंकल ने किया है, उसको डेवलप किया है, और ये कहा है कि इसको लोग अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में उन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, और उन तरीकों को समझना कि वो तरीके क्या हैं, वो प्रणालियाँ विकसित करने की अवधारणाएँ क्या हैं, उनको समझना ज़रूरी होता है। तो उनमें एक सबसे पहला जो नाम आता है वो है अनुक्रमणिका का, इंडेक्सकैलिटी की बात करते हैं। इंडेक्सकैलिटी का मतलब क्या होता है? इंडेक्सकैलिटी का मतलब होता है, आप जैसे अगर इंडेक्स की बात करें, तो हम ज़्यादातर बुक्स में या किताबों में, पुस्तकों में देखते हैं कि इंडेक्स होता है, इंडेक्सिंग होती है कि नंबर 1, नंबर 2 चैप्टर, नंबर 3 चैप्टर, नंबर 4 चैप्टर। एक सीक्वेंस की बात करते हैं, एक एक क्रम की बात करते हैं, क्रमिकता की बात करते हैं। तो इंडेक्सकैलिटी कैसे निकल के आती है? अनुक्रमणिका एक अवधारणा है जो भाषा और सामान्य बातचीत का वर्णन करती है। यह इस तथ्य को संदर्भित करता है कि एक शब्द का एक अर्थ हो सकता है जो उन सभी स्थितियों के लिए सही होता है जिनमें उस शब्द का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए शब्दकोश का अर्थ जैसा मान सकते हैं, लेकिन एक शब्द का एक अर्थ भी होता है जो उस विशेष स्थिति से संबंधित होता है जिसमें इसका उपयोग किया जा रहा है। अब इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई बात बोली, कोई शब्द उच्चारित किया, तो उस शब्द का जो शब्दावली या शब्दकोश में जो मीनिंग है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अक्सर एग्जाम्पल ये दिया जाता है कि अगर मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आया है, और कोई अंग्रेज मेहमान आया आपके यहाँ, उसको हिंदी नहीं आती है, तो लेकिन जब आपके यहाँ आया तो आप उनको स्वागत करेंगे, आतिथ्य सत्कार करेंगे। तो उसमें पिता जो होता है घर का, वो अपने बेटे से कहता है, बेटा देखो अंकल आए हैं, ये अमेरिका से आए, इंग्लैंड से आए हैं, इनके लिए कुछ चाय वाय लेकर आओ। तो और वो व्यक्ति जो है वो ये बात सीख रहा है कि हिंदी हमको सीखनी है, और हिंदी की डिक्शनरी लेके भी आया, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी लेकर आया है कि वो जो बोलेंगे तो समझने के लिए वो सीख रहा है हिंदी। अब अगर वो व्यक्ति ये सुन के उसके शब्द पर जाता है, उच्चारण पर जाता है कि बेटा चाय वाय ले आओ, तो चाय तो एक कॉमन टर्म है, वो समझ जाएगा चाय मीन्स टी, और डिक्शनरी में भी देखेंगे कि चाय का अर्थ होता है टी अंग्रेजी में। लेकिन वाय, क्या वाय जैसा शब्द कोई एग्जिस्ट करता है डिक्शनरी में? क्या इसकी कोई उपयोगिता है, सार्थकता है? आपसे अगर पूछेंगे तो आप शब्दकोश में कहीं नहीं ढूंढ पाएंगे वाय का मतलब। क्या वो अनुपयोगी है? नहीं, उसकी भी एक मीनिंग है, उसका भी एक अर्थ है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि चाय वाय मीन्स क्या हुआ कि पिता ने बेटे से ये कहा था कि अंकल के लिए कुछ चाय वाय ले आओ। तो चाय वाय का मतलब हुआ चाय के साथ कुछ स्नैक्स ले आइए, कुछ नमकीन हो या कुछ और चीज हो खाने के साथ, चाय के साथ जो लिया जाता है। तो चाय वाय, वाय की भी एक मीनिंग है। तो जो शब्द उच्चारित किया जाता है, लोक विज्ञान ये कहता है कि एक अर्थ तो उसका वो हो सकता है जो उच्चारण किया गया। तो कंटेक्स्ट डिसाइड करेगा किन परिस्थितियों में, विशेष परिस्थिति में कोई चीज बोली गई है, उसका उसकी मीनिंग क्या होगी। अब क्या था उसकी मीनिंग? वो बेटा समझ गया कि पिताजी कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना? पिताजी कहना चाह रहे हैं चाय के साथ कुछ स्नैक्स नमकीन भी लेके आओ। लेकिन वो अंग्रेज व्यक्ति नहीं समझ पाया, क्योंकि वो चाय ढूंढ लिया कि चाय आएगी, ठीक है, बट वाय नहीं समझ पाया। ठीक है ना? चलिए ठीक है, हम कह रहे हैं केवल अगर चाय वाय भी मिल जाए, डिक्शनरी में मिल जाता थोड़ी देर के लिए, तो अगर वो मिल जाता, वाय समझ भी लेते, तो क्या उस भाव को समझ पाते? नहीं, वो तो कहते केवल इसका मतलब ये है, भाव नहीं समझ पाए किस भाव से कहा गया। ठीक है ना? या कोई कह दे कि
चाय लाओ तो कोई कहे कि नहीं थोड़ा सा बढ़िया चाय लाओ, मलाई मार के लाना है। तो मलाई मार के मतलब हुआ थोड़ा बढ़िया स्पेशल चाय लानी है। इसका तात्पर्य तो इस तरह से लोक विज्ञान चीज़ों को, लोगों के व्यवहार की प्रणालियों को भाषा और सामान्य बातचीत से जोड़ता है। तो अब बात आती है कि ज़ाहिर-सी बात है कि अभी अनुक्रमणिका यहाँ कहाँ आती है? अनुक्रमणिका का अर्थ होता है, इंडेक्सैलिटी का अर्थ होता है कि किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के बीच एक विशेष कोड, अगर हम किसी क्षेत्र विशेष की बात करें, समुदाय विशेष की बात करें, परिवार विशेष की बात करें, तो एक विशेष प्रकार का कोड, व्याकरण, शब्दावलियों का उपयोग किया जाता है। जैसे कई बार कहते हैं ना तकिया कलाम है इनका ये फ्रेज़ ये बोल रहे हैं, ऐसा तो वो बोलते रहते हैं। तो ये सब ऐसी शब्दावलियाँ प्रयोग की जाती है, व्याकरण प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई बात ये कहता है, एक उदाहरण दिया जाता है आपके उसमें भी है, वो कहा जाता है कोई बोलता है वह वहाँ थी, तो इसका क्या हुआ अर्थ? वह और वहाँ दोनों के लिए अलग-अलग अर्थ है। वह वहाँ थी, दोनों के लिए अलग-अलग अर्थ है। क्या अर्थ है? यह उस विशेष अवसर या स्थिति पर निर्भर करता है जिसमें वाक्य कहा गया था। अब किसी ने कहा वह वहाँ थी, तो आप उसका क्या अर्थ लगाएँगे? आप उसका अर्थ नहीं लगा सकते। एक वो व्यक्ति जो उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, उस परिस्थिति में नहीं है, वो अर्थ दूसरी तरह से लगाएगा। वह वहाँ थी, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ कंसर्न्ड है, उस कॉन्टेक्स्ट में है और उसके पहले भी जो उनसे बातचीत हो रही थी, उसके आगे ये वो बोला गया था, वह वहाँ थी। तो वो व्यक्ति बेहतर समझ पाएगा, यानी दोनों के लिए अलग-अलग अर्थ हैं। उस विशेष अवसर या स्थिति पर निर्भर करता है, जिसमें वाक्य कहा गया है। आमतौर पर किसी भी वाक्य को न केवल उसके शब्दों के शाब्दिक अर्थ के संदर्भ में समझा जाता है, बल्कि आसपास की बातचीत और बातचीत करने वाले लोगों के ज्ञान के संदर्भ में भी समझा जाता है। बहुत सारे ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है लोगों को देख करके। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब शोध पद्धति की बात आती है तो आप पढ़े होंगे अभी शुरुआत में अनुसंधान पद्धति में कि जब आपको ग्रामीण समाज से डेटा कलेक्ट करना है, तथ्य संकलन करना है, तो आप किस टूल का इस्तेमाल करेंगे? तब बात आती है कि आप इंटरव्यू शेड्यूल का इस्तेमाल करेंगे। अनुसंधान क्या कहेंगे उसको, साक्षात्कार पद्धति का। तो आप साक्षात्कार पद्धति का क्यों करेंगे? क्योंकि जब गाँव वालों को आप बोलेंगे शुद्ध हिंदी में, किसी भी अपनी भाषा में, हो सकता है आप समझा ना पाएँ, वो कम पढ़े लिखे लोग हों अगर, तो वो आपको अगर क्वेश्चनेयर यूज़ करेंगे, प्रश्नावली यूज़ करेंगे, तो वो शायद जवाब ना दे पाएँ। वो पोस्ट करके आप वापस न करें रिस्पॉन्स, ठीक है ना? क्वेश्चन, लेकिन जब आप उनको प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने जाकर के, उनके पास बैठ कर के सवाल पूछेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो अगर वो नहीं समझ पा रहे होंगे, तो आप दूसरी तरफ समझाएँगे, 1 बार समझाएँगे, 2 बार समझाएँगे। तो तो इसका तात्पर्य होता है, लोक विज्ञान भी ये कहता है कि किसी के शाब्दिक अर्थ को उसके संदर्भ में ही समझा जा सकता है, कॉन्टेक्स्ट में ही समझा जा सकता है। बल्कि आस-पास की बातचीत और बातचीत करने वाले लोगों के ज्ञान पर भी निर्भर करता है। किनसे आप बात कर रहे हैं? किन लोगों के, पढ़े-लिखे लोगों के बीच बात कर रहे हैं, गैर पढ़े-लिखे लोगों की बात कर रहे हैं, काम करने वाले लोगों के बीच बात कर रहे हैं, तो ये इस बात पर भी निर्भर करता है। अनुक्रमणिका, गारफिंकल के अनुसार बातचीत का एक भाग केवल एक बातचीत का वर्णन नहीं करता, बल्कि उस विशेष स्थिति की कुछ सार्थक विशेषताओं को सूचांकित करता है, यानी अनुक्रमिक भी दर्शाता है। जैसे कि जब आप बातचीत करते हैं तो उन विशेष परिस्थितियों के बारे में एक अनुक्रम का निर्माण करता है, ऐसा गारफिंकल कहना चाहते हैं। बातचीत का कोई भी अंश वास्तव में जो कहा गया है उससे कहीं अधिक दर्शाता है। जो बातचीत में जब हम बोलते हैं, जब कोई लाइन बोली जाती है, तो कोई मतलब ये नहीं होता है कि उसी लाइन का वही अर्थ है। ना, ना, ना। इसके अलावा भी उसके और भी निहितार्थ होते हैं, उसके और भी अर्थ को दर्शाता है या अनुक्रमित करता है। उदाहरण के लिए, आपका बेटा कहाँ है? वह घर पर है। उन चीज़ों की एक पूरी श्रृंखला को अनुक्रमित करता है। जैसे किसी ने पूछा कि आपका बेटा कहाँ है? वह घर पर है। तो बात इतनी ही नहीं है कि किसी ने अचानक पूछ लिया कि आपका बेटा कहाँ है? और किसी ने जवाब दिया कि वो घर पर है। नहीं, उसकी एक अनुक्रमणिका है, एक सीक्वेंस है, उसकी एक इंडेक्सिंग है। उसके पहले होगा कि उन्होंने क्यों पूछा कि आपका बेटा कहाँ है? वो क्या मतलब था उनका, क्या काम था उनको, जानने के का उद्देश्य क्या था उनका? अगर जान गए वो घर पर है तो क्या मतलब होगा? तो एक वो किस संबंध में थे उस व्यक्ति से,
वो बेटा जिसके बारे में पूछ रहे थे वो किस संबंध में था। तो ये एक अनुक्रमण, एक इंडेक्सकैलिटी इसमें देखी जा सकती है इस वार्तालाप में, इस इंटरेक्शन में। ठीक है ना? तो एक पूरी श्रृंखला अनुक्रमित करता है, जो वक्ताओं के लिए उपलब्ध होता है, जो जो बोलने वाले के लिए उपलब्ध होता है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक व्यक्तिगत क्रिया, जैसे किसी कथन की आवाज, शरीर की गति, ये सारी चीजें जो होती हैं वो पेंटिंग की तरफ इशारा करना, समझदारी से उन लोगों के लिए बनाई जाती है जो इसकी ओर उन्मुख होते हैं और अपनी अगली क्रिया उत्पन्न करते हैं। यानी कि पूर्व में जो क्रिया संपादित की गई है वो आपको अगले आगे की जो क्रिया आपको करनी है या जो अंतर क्रिया करनी है उसको भी आपको ओरिएंट करती है, उसको भी आपको सशक्त करती है कि किस तरह की आप क्रिया करेंगे। तो इस तरह से बात आती है इंडेक्सकैलिटी की। तो ये एक पद्धति है, इस इंडेक्सकैलिटी को समझने पर लोक विज्ञान जोर देता है। दूसरा एक टर्म, एक अवधारणा यूज की जाती है जिसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की धारणा। पहले से ही स्टडीज अपनी स्टडीज में उन्होंने जिसको अपनी पुस्तक में गारफिंकल ने प्रस्तावना में कहा था कि जवाबदेही की धारणा का परिचय दिया और एथनोलॉजी के लिए उसके महत्व पर प्रकाश डाला। एथनोमेथोडोलॉजिकल अध्ययन रोजमर्रा की गतिविधियों का विश्लेषण सदस्यों के तरीकों के रूप में करते हैं ताकि उन्हें गतिविधियों को सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए दृश्यमान, तर्कसंगत और रिपोर्ट करने योग्य बनाया जा सके। अब यहाँ पर इस जवाबदेही या जो अकाउंटेबिलिटी की बात वो करते हैं, उनका कहने का सीधा तात्पर्य है कि जो कार्रवाई, जो क्रिया, अंतर क्रिया व्यक्ति अपने लोग जीवन में करता है दिन प्रतिदिन के जीवन में, उसमें ऐसा नहीं है कि उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अकाउंटेबिलिटी दो तरह से होती है, जवाबदेही दो तरह से होती है। वो तर्क संगतता के संदर्भ को भी धारण करती है, साथ ही साथ वो व्यक्ति खुद भी जिम्मेदार उस बात के लिए होता है। अगर मान लीजिए आपने कोई इंटरेक्शन में किसी से वार्तालाप में कोई गलत शब्द यूज किया, तो आपकी उस शब्द को यूज करने से आपके पर्सनालिटी पर, आपके व्यक्तित्व पर उस पर प्रभाव पड़ेगा और अगली बार जब उस व्यक्ति से आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपके अंदर भी हीनता की भावना रहेगी, एक आपकी अंदर एक 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 उपेक्षित होने की भावना रहेगी, डर रहेगा आपके अंदर। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अकाउंटेबिलिटी दो तरह से होती है। ऐसा नहीं है कि लोग विज्ञान में जो दिन प्रतिदिन के जीवन के क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है कि लोग प्रणालियों का निर्माण कैसे करते हैं, इंडेक्सकैलिटी कैसे निर्मित करते हैं, उस सबकी जवाबदेही भी होती है। जवाबदेही दो तरह से अवलोकन योग्य भी होता है, वो ऑब्जर्वेबल होती है और उसको डॉक्यूमेंट भी किया जा सकता है, रिपोर्ट भी की जा सकती है, उसको हम बनाए, दृश्यमान भी होता है। इसलिए प्रत्येक क्रिया का मूल्यांकन या पूछ कर किया जा सकता है कि यह एक विशेषण और विधेय है। यानी कि इन अंतर्क्रियाओं में अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो आप ये पूछने के लिए उसकी जवाबदेही होती है कि किन परिस्थितियों में ये उत्पन्न हुआ, किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया। तो प्रणालियों को जो निर्माण होता है उसकी भी एक तर्कसंगतता होती है, उसकी एक जवाबदेही, एक अकाउंटेबिलिटी होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए एक और मेथड का यूज करते हैं जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्री मेथड या दस्तावेजी विधि कहते हैं। घटनात्मक दृष्टिकोण और गारफिंकल के निर्वंश विज्ञान दृष्टिकोण के बीच सबसे स्पष्ट समानता दस्तावेजी पद्धति की व्याख्या की चर्चा है। दस्तावेजी पद्धति के माध्यम से अभ्यासकर्ता विषयों की प्रतिक्रिया में एक पैटर्न खोजने का प्रयास करता है और पैटर्न के माध्यम से बड़ी स्थिति का एक अंतर्निहित पैटर्न खोजने का प्रयास करता है। गारफिंकल ने इस पद्धति को निर्वंश विज्ञान दृष्टिकोण में विकसित करने के लिए कार्ल मैनहेम के एक लेख का सहारा लिया। क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं, व्यवहारों के विश्लेषण के माध्यम से शोधकर्ता का लक्ष्य इन सभी क्रियाओं के बीच इस अंतर्निहित पैटर्न को विकसित करना है। यानी क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं, व्यवहारों के विश्लेषण के माध्यम से शोधकर्ता इन सभी क्रियाओं के बीच में एक इंटर रिलेटेड इंटर रिलेटेड पैटर्न को विकसित करने का प्रयास करता है। अब ये दस्तावेजीकरण का अर्थ ये होता है या एक ऐसी विधि है जो एक वास्तविक उपस्थिति को दस्तावेज के रूप में या किसी और इशारा करते हुए एक अनुमानित अंतर्निहित पैटर्न के रूप में व्यवहार करना शामिल है। इसको हम दिन पर दिन के जीवन की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि दस्तावेजीकरण, हम अपने स्टॉक ऑफ नॉलेज में, ज्ञान के भंडार में कुछ एक पैटर्न सा बना लेते हैं। जैसे अगर आप बात करें कि अगर आप किसी महिला से बात करना है आपको, तो आप किस तरह से व्यवहार करेंगे, आचरण आपका क्या होगा। अपने से उम्र में छोटे से व्यवहार करना होगा तो किस तरह का। तो आप अपने पीयर ग्रुप में जब होंगे, अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो किन शब्दावलियों का प्रयोग करेंगे और कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे बैठेंगे, कैसे उठेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट आपका क्या होगा। इसका एक
एक डॉक्यूमेंटेशन हम अपने माइंड में करते हैं। हर व्यक्ति उसका डॉक्यूमेंटेशन करता है और जहाँ पर जिस तरह की डॉक्यूमेंटेशन की जिस तरह के व्यवहार की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उस तरह के दस्तावेज़ को अपने दिमाग अपने क्या कहते हैं स्टॉक ऑफ नॉलेज में उन दस्तावेज़ों की पड़ताल करते हैं और फिर हम उससे इंटरैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम समाजीकरण में व्यक्ति ये सीखता है कि बताया जाता है कि आपको अपने छोटे से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे व्यवहार करना है। ये एक दस्तावेज़ है। इस जिस प्रकार से हम अपने डॉक्यूमेंट्स का निर्माण करते हैं, फ़ाइल का निर्माण करते हैं, आप अपने सर्टिफ़िकेट्स को एक सीक्वेंस में लगाते हैं, जिससे आपको आसानी हो उसको टैकल करने में, हैंडल करने में, किसी को दिखाने में या उसको खुद उसको प्रोक्योर करने में, उसको रखने में। तो उसी तरह से हम दिन प्रतिदिन के जीवन में लोग जो है सामाजिक वास्तविकता का निर्माण करते समय, प्रणालियों का निर्माण करते समय दस्तावेजी विधि का भी प्रयोग करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का प्रयोग करते हैं और फिर हम उसी पैटर्न का इस्तेमाल करके हुए वो बात करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जैसे मैंने आपको कहा कोई टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है, उससे आपको इंटरैक्ट करना है, तो आप पहले से स्ट्रिक्ट टीचर से कैसे इंटरैक्ट करना है आपके दिमाग में आपने प्लानिंग पहले कर ली है, यानी एक दस्तावेज़ बना लिया है। उससे इतना बोलना है, इससे ज़्यादा नहीं बोलना है, अगर ऐसा कहेंगे तो ऐसे कहना है, वैसा कहेंगे, तो ये एक दस्तावेज़ का निर्माण हम करते हैं। अब दस्तावेजी जो निर्वंश विज्ञान है, दस्तावेजी पद्धति कार्यक्रम के रूप में सामाजिक क्रिया के विशिष्ट डोमेन के भीतर सक्षम अभ्यास का एक विस्तृत प्राकृतिक संगठित विवरण प्रदान करना चाहती है। इसके अलावा एक लास्ट अवधारणा जो कि गारफिंकल ने डेवलप की और उसका प्रयोग भी प्राणी के निर्माण में लोक विधि के निर्माण के लिए वो समझते हैं, उसका इस्तेमाल लोग कैसे करते हैं। समाजशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में उल्लंघन या जिसको ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, इसको ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, उल्लंघन प्रयोग हिंदी में कह सकते हैं। तो एक ऐसा प्रयोग है जो आमतौर पर एक स्वीकृत सामाजिक नियमों या मानदंडों के उल्लंघन के प्रति लोगों की प्रतिक्रियाओं की जांच करना चाहता है। यानी जैसे कोई सामाजिक नियम कानून है पहले से, उनका अगर उल्लंघन किया जाए तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है? अगर उनको लगता है कि हम उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया। ब्लीचिंग प्रयोग आमतौर पर निरवंश विज्ञान और विशेष रूप से हेराल्ड गारफिंकल के काम से जुड़ा हुआ है। उल्लंघन प्रयोगों में अप्रत्याशित व्यवहार, सामाजिक मानदंडों के उल्लंघन का सचेत प्रदर्शन, ऐसे व्यवहार संबंधी उल्लंघनों से उत्पन्न होने वाली सामाजिक प्रक्रियाओं के सामाजिक मानदंडों के उल्लंघन और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं का अध्ययन करने का विचार सामाजिक विज्ञान विषयों में बहुत ज़्यादा विस्तृत हुआ है और आज इसका उपयोग समाजशास्त्र और मनोविज्ञान दोनों में किया जाता है। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट के मामलों को लेते हुए नृवंश विज्ञानियों ने लिंग, शिक्षा और संगठनात्मक रूपों आदि पर सामाजिक विज्ञान चर्चा के लिए इस दृष्टिकोण की प्रासंगिकता की जांच की है। यानी लैंगिक मामलों में जो जेंडर की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है या ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर की बात होती है, उनके बारे में ऐसे विषयों के लिए वो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट के प्रयोग की बात करते हैं लोकविद विज्ञानी। यह दर्शाता है कि कैसे समाज प्रत्येक व्यक्ति को कुछ सामाजिक और यौन स्थिति प्रदान करता है। इन तरीकों में कुछ अनियमितताओं के मामलों में कुछ व्यक्ति वांछित यौन स्थिति प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। गारफिंकल इस प्रक्रिया को पासिंग कहते हैं। एक पासिंग टर्म उन्होंने यूज किया है जो पासिंग होता है, यानी कैसे एडजस्ट किया जाता है। गारफिंकल का सुझाव है कि समाज का प्रत्येक सदस्य सामाजिक स्थिति में कार्य कैसे करता है, इसकी व्याख्या करने के लिए निर्णय लेने के लिए पृष्ठभूमि अपेक्षाओं का उपयोग करता है। यानी निर्णय लेने के लिए जो हमारी बैकवर्ड में या पृष्ठभूमि में जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसका भी उपयोग करता है। एक उदाहरण के रूप में गारफिंकल ने जिसका नाम था जिसका नाम कहेंगे एग्नेस एग्नेस नाम के एक व्यक्ति से मुलाकात उनकी होती है। उसके उसकी शारीरिक बनावट एक महिला की तरह है, पुरुष के समान नहीं है और वो कहते हैं कि वो जब वो 16 साल की वो व्यक्ति होता है तो उसको पता चलता है कि वो पूरी तरह से पुरुष नहीं है, तो महिला बनना चाहता है। अब समाज उसको महिला के रूप में नहीं देखना चाहता है, इसलिए वो अपने आप को बदलता है, अपने लिंग परिवर्तन के भी सबब करने की कोशिश करता है। तो ये ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट है। क्या सामाजिक नियमों के उल्लंघन के बाद अपने को व्यवस्थित करने के लिए रिस्पॉन्स करता है, उस विधि के रूप में ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट को समझा सकता है और लोग दिन प्रतिदिन के जीवन में ऐसी प्रक्रियाओं का निर्माण करते हैं। इस तरह से लोक विज्ञान को अगर कम शब्दों में समझना हो, उसको समराइज़ करना हो तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो दिन प्रतिदिन के जीवन में लोग अपने प्रणालियों का निर्माण करते हैं, अंतर्क्रिया करते हैं, व्यवस्था का निर्माण करते हैं और निरंतर व्यवस्था का निर्माण करते रहते हैं, उसी को
हम कहते हैं लोकविद विज्ञान। और लोकविद विज्ञान वो उन प्रणालियों के निर्माण का अध्ययन करता है जिससे हम सामाजिक वास्तविकता को समझ सकते हैं। और इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में हम इसको समझा जा सकता है कि लोकविद विज्ञान एक महत्वपूर्ण एक अनुसंधान पद्धति और एक दिशा है। नमस्कार, थैंक यू।